जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन वेरी ग्रेट हेल्थ। और आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के उस टूल की जिसमें एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भी अगर आप भेजोगे ना तो वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इतना पावर रखता है ये पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ है। पीआईएल, आपने सही समझा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये इंडिया के जुडिशरी का सबसे पावरफुल वेपन है। और इसका सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो एक ऐसा केस जो किसी एक पर्सन को नहीं बल्कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो यही हमारा पीआईएल बात करता है। कैसे आप जिस इंसान को जानते हो कि वो किसी लाइक प्रॉब्लम में है या उसको हरास किया जा रहा है, किसी पब्लिक ग्रुप को हरास किया जा रहा है, तो आप कैसे उसकी हेल्प करने के लिए कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हो और कैसे बिना कोर्ट जाए घर बैठे बैठे भी एक टेलीग्राम पोस्ट कार्ड भेज के भी आप वो केस फाइल कर सकते हो। सो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर दैट इज पीआईएल। और इसमें हमने बुक लिया है ये द इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। एंड अप्रोच हमारा सेम रहेगा। इस बुक के सारे कंटेंट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और जो बुलेट पॉइंट्स में मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि आपको रिवाइज करने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके एंड में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी है जो विल ट्राई टू सॉल्व। एंड देखते हैं आज ये चैप्टर के थ्योरी पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर दैट इज द पीआईएल। The basic definition of this is public interest litigation. Now we are talking about the introduction and origin. तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था? जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह इसका ओरिजिन भी यूएसए में हुआ था 1960 में। जैसे कि आपका जुडिशियल एक्टिविज्म वहाँ पे 1945 में हुआ था, वैसे ही पीआईएल 1960 में हुआ था। पर्पस क्या था कि पहले यूएस में क्या था ना कि आपका पीआईएल आने से पहले जो जुडिशरी थी वो बहुत महंगी थी। अब जो इंसान के पास सारे नॉलेज है, एक्ट है, पैसा है, सब कुछ है, वो डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकता है, उसकी सुनवाई की जाएगी। तो एक तरीके से जुडिशरी बहुत महंगी थी उस टाइम पे। सॉरी। बट 1960 में पीआईएल आने के बाद क्या हुआ कि नॉर्मल इंसान भी वहां पे केस फाइल कर सकता था और जुडिशरी को इतना सस्ता बना दिया गया था कि इट लाइक अफोर्डेबल फॉर एनी टाइप ऑफ पीपल, लाइक एनी वन कैन अफोर्ड इट एंड फाइट फॉर देयर जस्टिस। अगर वो इंसान के पास नॉलेज नहीं भी है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी उस पर फाइट कर सकता है। तो पीआईएल का बेसिक डेफिनेशन ये होता है। तो इसकी स्टार्टिंग हमारे यूएसए से हुई थी। इंट्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ? तो पीआईएल जो है ना प्रोडक्ट है किसका? जुडिशियल एक्टिविज्म, जो हम पहले इसके पढ़ के आए चैप्टर वही है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो सुप्रीम कोर्ट का एक रोल होता है उसी का एक पार्ट आता है पीआईएल। अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था पहले जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी एन भागवती जो है वो इसके मेन करता धरता एक तरीके से बोला जाए जो इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके मेन पायनियर्स माने जाते हैं, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भागवती। बाकी नाम देखते हैं पीआईएल को और किस नामों से जाना जाता है। वैसे ये आप राइटिंग सेक्शन में यूज कर सकते हो, एक एडवांटेज देगा आपको। तो पीआईएल के बाकी नाम है सोशल एक्शन लिटिगेशन, then the social interest litigation, then the class action litigation. These are the three terms, that is SAL, SIL and CAL. अब देखते हैं मीनिंग, आखिर पीआईएल का क्या कहना है। देखो पहले पीआईएल का क्या था ना कि जो पर्सन अफेक्टेड है, अगर ये पर्सन अफेक्टेड है पर्सन ए, तो सिर्फ यही कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है केस अपना। बट अब जो है रिलैक्सेशन कर दिया गया है पीआईएल में। तो पीआईएल में अब क्या इसका मीनिंग है? कोई भी पर्सन, अगर पर्सन बी या पर्सन सी देखता है कि पर्सन ए अफेक्ट हो रहा है, तो पर्सन सी और बी भी इस ग्रुप के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट, बेसिकली एक सिंगल पर्सन नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ बात चल रही है, तो उसमें पर्सन बी और पर्सन सी भी केस फाइल कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है। और उनको कुछ वैसा कुछ लीगल करने की जरूरत नहीं, सिंपली एक पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम भी अगर भेजते हैं ना कोर्ट में तो भी वो पीआईएल ही माना जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पीआईएल इज एन एक्सटेंशन टू दिस रूल, द एक्सटेंशन रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई वाज रिलैक्स। लोकल लोकस स्टैंडाई मतलब ही वही होता है बेसिकली कि जो आपका अफेक्टेड पर्सन है वही अपने लिए स्टैंड लेगा। और पीआईएल में वही आपको बता दिया गया कि कौन इसको पीआईएल फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन, पीआईएल अगेंस्ट लीगल लिटिगेशन कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। देखो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ बात चल रही है फिर जनरल किसी पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ प्रॉपर एक कम्युनिटी या कुछ लोग हैं जिनको इंटरेस्ट में बात चल रही है कि वो अफेक्ट हो रहे हैं चीजों से, तो इन विच द क्लास और अ क्लास ऑफ कम्युनिटी हैव पेक्यूनरी इंटरेस्ट और सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स और लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी अगर अफेक्ट हो रहे हैं जिससे उनके लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे पीआईएल लगाया जा सकता है। अब देखते हैं अब देखो आगे हम जानेंगे कि कौन से केसेस में पीआईएल लग सकता है, कौन से केसेस में नहीं लग सकता है। तो फीचर्स ऑफ पीआईएल में सबसे पहले तो लीगल एड टूल है, आपको स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस टू द पुअर मासेस। यूएसए में हमने देखा था ना कि क्यों ये आखिर आयात क्यों था, इंट्रोडक्शन हुआ क्यों था। तो जो गरीब पुअर मासेस थे जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लीगल
लाइक एड को आप यू कैन से दैट लीगल एड को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आप लीगली कोई काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर ना ही नॉलेज है, या फिर ना आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, ना आपके पास पैसे हैं उतने, तो उस केस को बढ़ाने के लिए कि उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को भी बेनिफिट मिल सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ का, तो इसके लिए लीगल एड टूल में माना जाता है पीआईएल को। नॉट एडवर्सरियल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लेजिस्लेशन वेयर टू पार्टीज फाइट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्मल केसेस में देखे होगे एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ केस करती है और वो दो पार्टीज की फाइट चलती है, सुनवाई होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हो। आपकी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई एक सिस्टम से है जो एक उस ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कोई एरिया है, वहां पे एक वो एग्जांपल आगे बताता हूँ। जैसे एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में वाटर पॉल्यूटेंट हो रहा है, वहां पे पानी गिर रहा है, बट वहां पे क्या सीन है कि वो पूरा प्रॉपर जितने लोग हैं वहां के अफेक्ट हो रहे हैं उससे। तो आप एक पर्सनल लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के यहाँ बात कर रहे हो, देख रहे हो कि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में बात चल रही है, तो उसमें पीआईएल काम आता है। पब्लिक इंटरेस्ट का फोकस होगा वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अब जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं उनके वॉइस आप बन सकते हो। कोऑपरेटिव एफर्ट, मतलब जो आपके पेटिशनर होंगे, पब्लिक अथॉरिटी होगी, कोर्ट होगा, सब मिलके एक कोऑपरेटिव एफर्ट दिखाएंगे ताकि एक सॉल्यूशंस कॉमन कंक्लूजन पे आ सके और एक सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि अल्टीमेटली सोसाइटी के बेनिफिट की बात करे। देन द रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी जो होगी उसके बारे में बात करेगा, जिसमें आपकी पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्ट कलेक्टिव राइट्स, लोगों की बात बचाया जाएगा। रोल ऑफ कोर्ट, कोर्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है डिटरमाइन एक्शन करने, एक्शंस को जानने में कोई इसका पर्सनल हित नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कुछ नहीं अफेक्ट करता है, ना ही पॉलिटिकल ना ही पर्सनल, कोई मुद्दा नहीं होता है यहाँ पे। जो लाइक उस ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है बात, वो उनका सोल पर्पस होता है कोर्ट का। प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे कि आपको प्रॉपर एक जुडिशरी की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, आप सिंपली फाइल कर सकते हो बाय टेलीग्राम पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जितने बाकी ट्रेडिशनल ट्रायल्स में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आता है ना कि जो लोग फाइल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो, अगर आप उतने स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल लॉज ला दोगे इसमें, तो कोई भी करने से पहले डरेगा, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि कोई भी इसको आके फाइल कर सकता है। नो इंडिविजुअल एडजस्टेशन, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म, देयर इज नो डिटर्मिनेशन ऑन द एडजस्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल राइट की बात नहीं कर रही है यहाँ पे, कलेक्टिव राइट की बात होगी। स्कोप ऑफ द पीआईएल, तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया गाइडलाइन जो कि ट्रीट किया जाएगा पीआईएल के तौर पे। अब कौन कौन से हैं जो पीआईएल के तौर पे माने जाएंगे और कौन कौन से हैं जो पीआईएल के तौर पे नहीं माने जाएंगे। 1998 में बात हुई थी, उसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था 2003 में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अभी। पहला बॉन्डेज लेबर मैटर्स। अब लेबर के बारे में बात की जा रही है, जो बंधुआ मजदूरी होती है ना वो। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जिनकी देखभाल नहीं की जा रही है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जो वर्कर्स को बोल दिया जाता है, डिसाइड किया जाता है उतना नहीं पे किया जा रहा है उनको। जेल के अंदर हरासमेंट किया जा रहा है, डेथ हो जा रही है जेल में, ट्रायल्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, या फिर टाइम से पहले रिलीज कर दिया जा रहा है। अब पुलिस एट्रोसिटी, पुलिस अगर हरास कर रही है किसी को या फिर कस्टडी में लेके जा रही है, वहां पे डेथ हो जा रही है। वुमेन्स के इश्यूज हो गए, या फिर अब विलेजर्स के जो SC ST में हो गया, बैकवर्ड क्लासेस हो गया, विलेज के पीपल को हरास किया जा रहा है। या फिर अगर आप, जैसे मैंने बताया, फैक्ट्री से पॉल्यूटेंट निकल रहा है जो अल्टीमेटली आपके वाटर को खराब कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को, क्राइटेरिया को ही देखा जाता है, तो ये आपके आ जाते हैं। और फैमिली पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब कोई दंगे फसाद हुए हैं उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उसकी पेटिशन को, तो ये सब के सब आ जाते हैं आपके पीआईएल के अंदर। बट पीआईएल के अंदर क्या नहीं आते हैं? अब देखो, लैंडलॉर्ड और टेनॉट के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ये आपस में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई है, तो इसमें आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हो। अब कोई भी दो लोगों के बीच में झगड़े हो गए तो आप हर चीज में कोर्ट को नहीं ला सकते हो। और सर्विस मैटर, जैसे पेंशन हो गया, ग्रेट्यूटी हो गया, आपका पर्सनल पेंशन है, वो पीआईएल के अंदर नहीं आएगा। बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल के पेंशन इफेक्ट हो रहा है, फैमिली के पेंशन इफेक्ट हो रहा है, तो आएगा। कंप्लेन, अगर डिपार्टमेंट या लोकल बॉडीज के खिलाफ कंप्लेन करना है। एडमिशन टू, अब मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सिंगल बंदे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए नहीं कर सकते हो। ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं मिल रहा है तो पीआईएल लग सकती है, बट एक सिंगल पर्सनल राइट के लिए आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई केस फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको जल्दी सुनवाई के लिए आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते हो कि मेरा केस की सुनवाई थोड़ी जल्दी कर दो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है प्रिंसिपल पीआईएल का टाइम टू टाइम। अब देखो, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, court can entertain petitions from interested person for the welfare of disadvantaged people. The court is constitutionally bound to protect their rights. Constitutionally जो आपका कोर्ट है ना, वो बाउंडेड है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस पर्सन के राइट को।
तो जो पर्सन है अगर फाइल कर रहा है तो अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 एक्टिवेट हो जाएगा अगर किसी पर्सन की राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और वो अल्टीमेटली राइट्स किसी के आप छीन नहीं सकते हो, ये आपका बेसिक फीचर में आता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को फाइनली उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब लेटर एज ए पेटिशन जो मैंने बताया आपको कि आपको कोई जुडिशियली जाके कुछ नहीं करना है। अगर आपके एफआर वायलेट हो रहे हैं किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस में, अगर देखा जाए तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के एफआर वायलेट हो रहे हैं, तो सिंपली एक लेटर या फिर टेलीग्राम के तौर पर भी पीआईएल दायर किया जा सकता है और कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करेगा। अब इनजस्टिस की बात की जा रही है कि अगर बहुत से लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आर्टिकल 14 और 21 दैट इज द राइट टू लाइफ ये एक्टिवेट किया जाएगा, और बाकी ह्यूमन राइट कन्वेंशंस को भी देखा जाएगा इंटरनेशनली जो है, और सबको साथ में ट्रीट करते हुए कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। रिलैक्स लोकल स्टैंड आए वही मतलब है कि आपका पुअर इलिटरेट जो पर्सन अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल उसके लिए बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके लिए आवाज उठा सकते हैं और वो पीआईएल दायर कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। अब अगर कोर्ट के पास कोई भी लॉ लेके आती है तो स्टेट उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आप इसकी टेक्निकलिटी को आप बताइए। इट मे नॉट अलाउ द स्टेट टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन। पिटीशन को किस तरीके से रखा गया है, कैसे उसको यूज किया गया है, क्या उसके लाइक क्या क्या मतलब स्टेट उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। अगर कोई पीआईएल दायर किया जा रहा है और कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है तो इस पे आप एक स्टेट ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। रेस जुडिकाटा, अब ये देखो बहुत ही टेक्निकल टर्म है बट इसका डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। इसका मतलब यही है कि अब देखो कोई पर्सन ने एक पीआईएल दायर किया था, उस पीआईएल का सॉल्यूशन मिल चुका है, जजमेंट आ चुकी है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये सेम पर्सन सेम चीज के लिए दोबारा से पीआईएल लगाता है तो वो तो पहली बात रिजेक्ट होगा। बट अगर वो सेम पर्पस, देखो टाइम के साथ ना लॉस चेंज होते हैं, कंडीशन चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होता है। तो अगर ये टाइम चेंज हुआ और उसके हिसाब से लॉ तो अभी जजमेंट काम कर रहा है बट अब कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, तो अब कंडीशंस चेंज हो चुकी है तो पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, तो दोबारा से सेम टास्क पे अगर पीआईएल लगाओगे तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या अभी जो जजमेंट है वो वहां के कम्युनिटी ऑफ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा, अदरवाइज कोर्ट मना कर देगा। प्राइवेट डिस्प्यूट जो होंगे दो ग्रुप के बीच में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट इंक्वायरी, अगर पेटिशनर मूव द कोर्ट फॉर अ प्राइवेट इंटरेस्ट द कोर्ट में, देखो वही मैंने बताया था ना कि अब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से पोल्यूटेंट निकल रहा है, पानी इफेक्ट हो रहा है इससे। अब एक पर्सन है जो यहाँ पे राम नाम का आदमी है, वो जाता है और बोलता है इस फैक्ट्री के खिलाफ केस कर देता है पेटिशन लगा के। तो वैसे तो देखा जाए क्यों करता है, क्योंकि इसको इस फैक्ट्री के ओनर से बनती नहीं है, तो इसका तो पर्सनल इंटरेस्ट है ना। बट अगर कोर्ट के पास ये गया है और कोर्ट इसको देखेगा कि पानी अगर पॉल्यूटेंट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को अफेक्ट करेगा, तो कोर्ट इसके पर्सनल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करते हुए भी इस केस को एक्सेप्ट करेगा ताकि यहाँ पे इस पानी के लिए काम किया जा सके। अब कुछ कमीशंस भी अपॉइंट करेंगे। कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं पीआईएल दायर में जहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं या फिर ऐसी फील्ड आ जाती है जहाँ पे जजेस को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है उस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस ट्रांसग्रेशन, कोर्ट विल जनरली नॉट ट्रांसग्रेस इनटू पॉलिसी मैटर्स। जो पॉलिसी की बात चल रही है, जो एक्ट लाया गया है उस पे आप कोर्ट नहीं जाएगा ऑब्जेक्शन उठाने की ये क्यों आया गया है और ये पॉलिसी क्यों आई थी या फिर ये लॉ क्यों आया गया है, वो डायरेक्ट पीआईएल के तौर पे काम नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू की जो लिमिट बताई गई थी वो उसी के अंडर रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और ओरिजिनली हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ पीआईएल क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। एक लॉ स्टैट्यूटरी मतलब लॉ जो आया है वो डायरेक्टली पीआईएल के दौर पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि ये लॉ सही है या नहीं, या क्यों लाया गया है, अगर जब तक उससे लोग अफेक्ट नहीं हो रहे। अब देखते हैं कुछ गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है एडमिट करने के लिए पीआईएल को। सबसे पहला तो जेन्युइन पीआईएल्स को एनकरेज करने की बात की गई है कोर्ट के द्वारा। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए हाई कोर्ट में, ना कि एक पर्सनल जज अपने हर जज अपने तरीके से अपने दायरे बना रहा है, अपने प्रोसीजर्स बना रहा है। हाई कोर्ट का प्रॉपर रूल होना चाहिए इसके लिए पीआईएल के लिए। क्रेडेंशियल को पहले वेरीफाई करना चाहिए, जो पर्सन पीआईएल दायर कर रहा है उसके क्रेडेंशियल को पहले वेरीफाई करो कि वो पर्सन कौन है, उसने क्यों लगाया है और उसके क्या है कंटेंट्स, क्या है उस पीआईएल के, उसको पहले चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए उस केस को लेने से पहले। पब्लिक इंटरेस्ट में वो बात है या नहीं वो देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो बात होगी उस मुद्दे को पहले उठाया जाएगा बाकी मुद्दों से। दूसरा क्या है आपका कि जेन्युइन हार्म हो, कोई ऐसा नहीं हो कि पर्सनल मोटिव हो, किसी के कोई एक दूसरे को हेट निकालने के लिए ऐसा कर रहा हो। और दूसरा, बिजी बॉडीज क्या होती है, जो मीडिएटर्स होते हैं, बीच के पर्सन होते हैं टेंडर वगैरह पास करने के, तो वो कुछ ऐसे फाइल्स करके दूसरे को हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ गलत मोटिव ना हो उनका, तो ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला गया है। These are some of the guidelines that were made by the Supreme Court for admitting the PIL. So this is all about the PIL chapter we have discussed till now, and now I think we are more than comfortable to tackle the questions.
and these are some of the questions that I want you to attempt first. So these are very simple questions. There is the point A, then point B, and then there's the point C, and it's asking which of the statements are correct. So PIL was involved in India through judicial activism and constitutional backing article 32 and 20, 226. क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? आई होप कि आप सबको याद भी होगा अभी तक. एनी लेटर और टेलीग्राम कैन नेवर बी ट्रीटेड. यहाँ पे नेवर इस वर्ड पे ध्यान देना. कैसा है ऐसा कुछ भी? तो ऐसा नहीं है. आपका लेटर और टेलीग्राम को भी एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ पीआईएल. पीआईएल अलाउज रिलैक्सेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रूल ऑफ द लोकस स्टैंडर्ड के रूल को रिलैक्स किया गया था. क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है. 1 and 3 इज करेक्ट. सो अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस है जिसके मैं आंसर अभी हाइड करूंगा और सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा. आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. एंड इफ यू कांट, अगर ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बट इफ स्टिल अगर आप नहीं कर पाते हो तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स लिखे हैं. एंड आई वांट यू कि उस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले आप खुद अटेम्प्ट करो एंड देन कमेंट डाउन विद द प्रॉपर आंसर विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प. कब आपने किस मिनट पे वीडियो देखा था और किस मिनट पे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. सो दिस वाज द क्वेश्चन 1 एंड आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 that you have to attempt, and now this is the question number 3 that you have to attempt. Likewise, this is the question number 4, and this is all about the questions that we have discussed for the chapter PIL. एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे PIL चैप्टर से रिलेटेड, और कुछ डाउट नहीं है. अगर स्टिल कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में उस क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को रखना. आई लव टू सॉल्व योर क्वेरीज. Till then, take care of yourself, your family. Stay motivated, stay hydrated. We'll meet you very soon in the upcoming videos. Signing off. Jai Hind.